दादी जी का सवाल सुनकर अब आरव सोच में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? दादी जी को असली बात नहीं बता सकता और उस कमरे में उस लड़की के साथ सो भी नहीं सकता। अब क्या कहूँ दादी से? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सच सच बताओ आरव। क्या तुम्हारा बहू के साथ कोई झगड़ा हुआ है? खाने के वक्त भी तुम कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहे थे और अब भी सोने के लिए कहीं और जा रहे हो। दादी जी आरव को घूरते हुए सब बोल रही थी। आरव बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब झूठ मत बोलो तुमसे ज्यादा दिवाली देखी है हमने, सब समझ आती है। अब बताओ और बहू से माफी मांगो और अपना झगड़ा खत्म करो। इतना कहकर भी दादी नहीं मानी और आरव को उसके कमरे तक छोड़ने गई। और जब आरव कमरे के अंदर चला गया तब वहां से गए और जाते जाते आरव को धमकाती गई, अगर मेरे जाने के बाद तुम कहीं और सोने गए तो तुम्हारी खैर नहीं। पिया भी अपने कपड़े बदलकर सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी। आरव को कमरे में आया देख वो चौंक गई। आप यहाँ क्यों आए हो? भूल गए थे क्या? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? तुम शायद भूल रही हो कि ये मेरा ही कमरा है। आरव ने पिया से दादी की कोई बात नहीं की और सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गया। आरव को सोता देख पिया फिर से कंफ्यूज हो गई। क्या आप यहीं सोने वाले हैं? क्यों, मैं यहाँ नहीं सो सकता? तुम्हें कोई परेशानी है? और अगर है भी तो तुम दूसरे कमरे में जा सकती हो। आरव की बात सुनकर पिया सोच में पड़ गई। उसे लगा कि आरव उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो उठकर दूसरे कमरे में जाने लगी। पर तभी आरव ने उसे रोक लिया। रुको और चुपचाप यहीं सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। और इतना कहकर वो करवट लेकर सो गया। अजीब आदमी है, कभी कहते हैं बाहर चली जाओ और कभी कहते हैं यहीं सो जाओ और खुद बिस्तर पर फैल कर सो गए। अब मैं क्या करूं? ओहो भगवान जी, ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? पिया की बड़बड़ सुनकर आरव सो नहीं पा रहा था। ओए पागल लड़की, अपना मुंह बंद करो, जाके सो जाओ और किसी और को भी सोने दो यार। आरव की बात सुनकर पिया जल्दी जल्दी सोफे पर जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद भी आरव को नींद नहीं आ रही थी तो वो थोड़ा सा उठकर पिया को देखने लगा। वो तो गहरी नींद में सो रही थी, पर इतनी ठंड में ये लड़की बिना कुछ ओढ़े सो रही है। सच में अजीब है। इसे क्या लगता है मैं जाके इसे कंबल उठाऊंगा? नहीं, कभी नहीं। खुद से ही बातें करके आरव सोने की कोशिश करने लगा पर उसे नींद कहाँ आ रही थी। आखिर में हार मानकर वो उठा और अलमारी से चादर लेकर पिया के पास गया और पिया को देखने लगा। सोते वक्त पिया के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे जिससे वो थोड़ा सा परेशान हो रही थी। लेकिन नींद में भी आरव उसके करीब आया और धीरे से उसके बाल कान के पीछे कर दिए और उसे चादर उड़ा दी बिना उसकी नींद खराब किए। आरव चादर उठाकर वापस जाने ही वाला था कि पिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो आरव वहीं रुक गया और पिया को देखने लगा। पिया ने आरव का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे किसी सॉफ्ट टॉय को पकड़कर सो रही हो। इस वक्त वो एकदम किसी छोटे बच्चे की तरह दिख रही थी। आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई उसे ऐसे देखकर। फिर वो धीरे से अपना हाथ छुड़ाने लगा पर तभी पिया नींद में ही बोलने लगी, नहीं प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। मम्मी पापा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाइए, आपकी बहुत याद आती है मम्मा। पिया नींद में भी बहुत डरी हुई लग रही थी। आरव पिया की आवाज में घबराहट साफ महसूस कर रहा था। इस वक्त उसे एहसास हो रहा था कि वो पिया को कितना गलत समझ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि पिया के अंदर कितना अकेलापन है। उसने अपने माँ बाप को खोया था, उसके ऊपर क्या बीती होगी वो ये बात सोच भी नहीं पा रहा था। आज पहली बार आरव के दिल में पिया के लिए नफरत नहीं थी, उसे कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? अगर तुम्हारे साथ इन हालातों में शादी ना हुई होती तो आज हमारा रिश्ता कुछ और ही होता। पता नहीं क्यों तुम्हारी ये मासूमियत मुझे बहुत प्यारी लगती है। लेकिन अपने ख्यालों को इग्नोर कर वो वहीं पिया के पास जमीन पर बैठ गया और उसके सर पे हाथ घुमाने लगा। आरव के ऐसा करने से पिया शांत हो गई थी और फिर से गहरी नींद में सो गई थी। जब आरव ने देखा कि वो अच्छे से सो चुकी है तो उसने भी धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और वापस बेड पे जाके सो गया। रात के 2 बजे राज आराम से अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। राज बहुत नींद में था तो फोन की घंटी सुनकर चिढ़ गया, पर स्क्रीन पर
रोनित का नाम फ्लैश होते देख उसने फोन उठा लिया। राज के कुछ बोलने से पहले ही रोनित बोलने लगा, सॉरी सर, इतनी रात को फोन करने के लिए, लेकिन आपने ही कहा था कि मुस्कान मैडम के बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत फोन करके आपको बताओ, बस इसलिए। फोन पर मुस्कान का नाम सुनकर राज तुरंत उठकर बैठ गया। ये क्या, रोनित को मुस्कान के बारे में ऐसी क्या बात पता चली है जो उसने आधी रात को राज को फोन कर दिया। आरव और पिया के बीच अभी अभी तो चीजें थोड़ी सी ठीक हो रही थी, ऐसे में फिर से मुस्कान का आरव की जिंदगी में आना। रात के 2 बजे राज के पास रोनित का फोन आया था और उसने मुस्कान के बारे में कुछ ऐसी बात बताई जिससे राज परेशान था। मुस्कान किसी से प्यार करती थी, ये बात तो उसने आरव को शादी से पहले ही बता दी थी, पर उस लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही आरव ने पूछा था, क्योंकि मुस्कान ने कहा था कि वो उसका पास्ट था और वो सब कुछ भूल चुकी है और शादी से भी उसे कोई आपत्ति नहीं है। मुस्कान किसके साथ और किस वजह से भागी है, उसकी असली वजह जानने के लिए आरव ने रोनित से कहा था पता लगाने के लिए, और आज जाके रोनित को कुछ पता चला था। राज की नींद उड़ चुकी थी, वो बस सोच रहा था कि अब ये बात आरव को कैसे बताए। आरव को कुछ भी बताने से पहले वो एक बार खुद सारी बातें पता लगाना चाहता था। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त सब लोग साथ में बैठे नाश्ता कर रहे थे। आरव और पिया का बर्ताव दादी जी को बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें शक हो रहा था कि कुछ तो बात है। तभी उन्हें एक ख्याल आया, वैसे जहाँ तक मुझे पता है शादी के बाद तो लड़का लड़की घूमने जाते हैं ना, कुछ दिनों के लिए। दादी की बात सुनकर राज तुरंत बोल पड़ा, हाँ हनीमून पर जाते हैं ना। उसकी बात सुनकर आरव उसे घूर कर देखने लगा। तब राज को भी ख्याल आया कि वो क्या बोल गया। हाँ हाँ वही, हनीमून पर। आरव और पिया, तुम दोनों को कहीं घूमने नहीं जाना है क्या? तुम्हारी भी तो नई नई शादी हुई है, एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए तुम्हें। और घर में भी आरव तो पूरा दिन ऑफिस में रहता है, तुम दोनों कुछ दिन के लिए कहीं घूमने क्यों नहीं जाते? दादी की बात सुनकर राधा जी और अविनाश जी तो खुश हो रहे थे, क्योंकि वो दोनों भी यही चाहते थे कि आरव और पिया एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए और कहीं घूमने जाए, क्योंकि यहाँ रहकर तो आरव पिया से दूर ही भागता रहता है। वहीं पिया को तो ये सब बातें सुनकर बहुत शर्म आ रही थी और आरव का भी कुछ यही हाल था। नहीं दादी, हम नहीं जा सकते, ऑफिस में बहुत सारा काम है और मेरे बिना नहीं हो सकता, हम फिर कभी चले जाएंगे। आरव ने बात को टालते हुए कहा। अब तो दादी को पूरा शक हो रहा था कि जरूर इनका कोई झगड़ा हुआ है। नहीं, तुम बस पूरा दिन काम ही करते रहो। अरे बहू के बारे में तो सोचो कुछ, अभी अभी शादी करके इस घर में आई है और आते ही पूरा दिन काम में लगी रहती हैं। तुम पति हो उसके, उसका ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। तुम उसके साथ घूमने जा रहे हो ऑफिस का काम देखने के लिए, यहाँ राज और तुम्हारे पापा है। दादी ने तो जैसे ऑर्डर ही दे दिया था। आरव और पिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और कैसे मना करे। माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आरव तुम्हें पिया के साथ कहीं घूमने जाना चाहिए। अविनाश जी ने भी अपनी माँ का साथ दिया। इन सब बातों के बीच राज अभी भी रोनित की बात के बारे में सोच रहा था। सबकी बात सुनकर उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। ये बहुत सही है, अगर आरव कुछ दिन के लिए मुंबई से दूर रहेगा तो वो आसानी से मुस्कान का मैटर सुलझा सकता था, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन पिया के साथ वक्त बिताने से आरव को पिया पसंद आने लगी। इतना सब सोचकर राज तुरंत बोल पड़ा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, भाभी को भी मन होगा कहीं घूमने जाने का। आरव, तू भाभी के साथ कुछ दिनों के लिए मालदीव्स घूम के आना, तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। आरव तो राज को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, क्योंकि वो पिया के साथ कहीं नहीं जाना चाहता था। तभी पिया बोल पड़ी, अरे नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मतलब है कि इन्हें अभी ऑफिस में बहुत काम है तो वो अपना काम खत्म करे, और वैसे भी मुझे घर में आप सबके साथ बहुत अच्छा लगता है, तो हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। पिया की बात सुनकर आरव उसकी तरफ देखने लगा, जैसे पिया ने उसकी परेशानी सुलझा दी हो। लेकिन घर वाले कहाँ मानने वाले थे, सब लोग जिद पर अड़ गए थे। अब तो नहीं, कुछ काम नहीं है, सारे काम देखने के लिए ऑफिस में सब लोग हैं, तुम दोनों घूमने जा रहे हो बस, और ये दादी का आखिरी ऑर्डर है। तभी साक्षी बीच में बोल पड़ती है,
अरे भाई, मेरी भी कॉलेज में छुट्टी है, कुछ दिनों के लिए मुझे भी ले चलो ना अपने साथ घूमने। चुप कर छोटू, तू नहीं जा सकती इनके साथ, पागल है क्या? राज ने साक्षी को सर पे टपली मारते हुए कहा। लेकिन साक्षी भी कहाँ मानने वाली थी। और भाई, क्या गलत कहा मैंने? कितने दिनों से मैं कहीं नहीं गई, आप में से कोई मुझे घुमाने नहीं ले जाता। साक्षी की बातों को सुनकर शब ने अपने सर पर हाथ मार दिया। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन साक्षी की बात सुनकर आरव को उसकी परेशानी दूर करने का तरीका मिल गया था और उसने अपने रूड वॉइस में सबको अपना फैसला सुना दिया। ठीक है, मैं और पिया घूमने जा रहे हैं। लेकिन आरव की बात सुनकर सब लोग खुश तो हुए, पर उसके लेकिन ने सबको कंफ्यूज कर दिया। लेकिन क्या मैं और पिया अकेले नहीं जाएंगे? आप सब हमारे साथ चल रहे हो। जैसे कि साक्षी ने कहा कि काफी वक्त से कोई घूमने नहीं गया, इसलिए हम सब साथ जाएंगे। अगर आप सबको मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं कहीं नहीं जा रहा। इतना कहकर आरव नाश्ता खत्म करके उठ गया। आरव का फैसला सुनकर सब सोचने लग गए, भला ये क्या बात हुई? शादी उन दोनों की हुई है और घुमाने वो सबको साथ लेकर जाना चाहता है। खैर, अब आरव ने बोल दिया तो अब घूमने जाना है तो सबको साथ जाना पड़ेगा, वरना वो कहीं नहीं जा रहा। और सब आरव को अच्छे से जानते थे कि वो अब इसके आगे तो किसी की नहीं सुनेगा। जाते जाते आरव रुका और राज की तरफ देखते हुए बोला, और हाँ, हम सब घूमने के लिए शिमला जा रहे हैं, हमारे फार्म हाउस। अगर सब लोग तैयार है तो मुझे बता देना, मैं जाने का इंतजाम कर दूंगा, वरना घूमने की बात यही खत्म होती है। इतना बोलकर आरव ऑफिस के लिए निकल गया। क्योंकि राज को कुछ काम था तो उसने सुबह ही आरव से कह दिया था कि वो देर से आएगा। अब परेशान होने की बारी राज की थी। शिमला जाने की बात सुनकर बाकी सब तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन शिमला का नाम सुनकर राज शॉक्ड था। आरव मुझे लेकर शिमला जाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? वो अच्छे से जानता है कि वहाँ राज शिमला जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सबको इतना खुश देखकर वो इस वक्त कुछ बोलना नहीं चाहता था। वो भी अपना नाश्ता खत्म करके सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। राज परेशान सा सीधा आरव के कैबिन में घुस गया और उसके पास खड़े होकर चिल्लाने लगा, तू क्या पागल हो गया है? तू शिमला वहाँ मेरे साथ जाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? और तुझे जाना है तो तू जा सबको लेके, लेकिन मैं नहीं आ रहा उधर। तूने सोच भी कैसे लिया कि उतना सब होने के बाद मैं वहाँ नहीं आ रहा बस। लेकिन आरव तो अपने हाथ मांगे स्टाइल से बैठा, बस उसे शांति से देखे जा रहा था, जैसे उसे पहले से पता था कि राज आके उस पर चिल्लाने वाला है। क्या अब ऐसे क्या देख रहा है? तुझे तो सब पता है ना यार। राज अब उदास होकर वहीं चेयर पर बैठ गया तो आरव बोला, हो गया तेरा? पर मैं नहीं आ रहा। ठीक है, मत आ। फिर हम में से भी कोई नहीं जा रहा। आरव वापस अपना काम शुरू करते हुए बोला, यार ऐसे मत बोल यार, घर पे सब लोग कितने खुश है घूमने जाने की बात से, और मेरी वजह से। तू समझा कर यार, मैं नहीं आ सकता। राज परेशान होते हुए बोला तो आरव ने उसकी तरफ देखा और अपना काम रोक दिया। क्यों नहीं आ सकता? क्या परेशानी है वहाँ? लेकिन आरव के सवाल के जवाब में राज सिर्फ चुप रहा। भाई, तू कब तक भागता रहेगा उससे? देख, तू चाहे कुछ भी बोल दे, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू आज भी उसे भूला नहीं है। आरव की बात सुनकर राज उसकी तरफ देखने लगा तो आरव ने आगे बोलना चालू रखा, देख मेरी बात मान, एक बार कोशिश तो करके देख। तूने उसे बिना कुछ कहे सब खत्म कर दिया। अब वो बेचारी वहां तड़प रही है और तू यहाँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है दोनों की, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। जो भी हो, तो हमारे साथ शिमला चल रहा है, बस बात खत्म। आरव की बातें सुनकर राज अपने ही ख्यालों में खो गया था। उसकी आंखों के सामने एक प्यारी सी लड़की का चेहरा घूम रहा था और उसे याद कर राज की आंखें हल्की सी नम हो गई थी, जिसे आरव नोटिस कर रहा था। लेकिन तभी राज एकदम से उठकर कैबिन के बाहर जाने लगता है। तभी आरव बोला, अगर तू नहीं आएगा तो हम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। राज आरव की बात मानकर 2 सेकंड के लिए रुका, लेकिन बिना कोई जवाब दिए पीछे मुड़कर देखे बिना ही वो बाहर चला गया। दरअसल राज एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो लड़की शिमला में ही रहती थी अपने परिवार के साथ। उनका घर कपूर फैमिली के फार्म हाउस के पास ही था। आरव का परिवार ज्यादातर
वेकेशन के लिए शिमला आया करता था और शिमला में सब ज्यादा वक्त बिताते थे। और इसी वजह से आरव, राज और वो लड़की यानी कि नेहा, तीनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ खेलकर बड़े हुए थे। लेकिन कुछ साल से ये दोस्ती टूट सी गई थी। नेहा इन दोनों से दूर हो गई थी। नेहा बचपन से ही राज को बहुत पसंद करती थी और अब उससे प्यार करने लगी थी। यहाँ तक कि राज को भी नेहा पसंद आने लगी थी। दोनों एक दूसरे के दिल का हाल समझ रहे थे। बस इजहार करना बाकी था। राज इन सब मामलों में ज्यादा समझदार नहीं था। वो बहुत शर्मीला था और नेहा बस इंतजार कर रही थी कि राज कब उसे अपने दिल का हाल बताएगा। आरव दोनों के जज्बात अच्छे से जानता था, इसलिए वो भी राज को समझाता था और हिम्मत देता था। फिर एक दिन पता नहीं अचानक से राज को क्या हुआ, उसने नेहा को बात करने के लिए बगीचे में बुलाया। नेहा को लग रहा था कि राज उसे अपने दिल की बात बताने वाला है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसे लगा कि आज इतने सालों बाद फाइनली उसे अपना प्यार मिल जाएगा। वो भी आज राज को अपने दिल की सारी बातें बता देना चाहती थी। बस यही सब सोचकर वो अच्छे से तैयार होकर बगीचे में पहुंच गई। राज वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। फ्लैशबैक। नेहा ने जब राज को देखा तो वो सीधा उसके पास आ गई। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि आज वो कितनी खुश है। राज को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बात की शुरुआत करे, तो नेहा ने ही बोलना शुरू किया। क्या हुआ, तुमने मुझे अचानक से यहाँ क्यों बुलाया ऐसे? तो राज ने भी अपनी बात बताना शुरू किया। हाँ, वो बस कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। नेहा बोली। हाँ बोलो, क्या बात है? बात ये है कि वो मैं तुम्हें अब बोल भी दो, इतना क्यों शर्मा रहे हो? नेहा ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा। तो राज ने गहरी सांस ली और बोल दिया, देखो नेहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ये मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो और तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। राज की बात सुनकर नेहा शॉक्ड हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा से सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखा है और हम हमेशा सिर्फ दोस्त ही रहेंगे। तो तुम भी जितनी जल्दी ये बात मान लो उतना अच्छा है, और अगर नहीं बोल सकती तो मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। राज की ये बातें सुनकर नेहा को अब रोना आ रहा था। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। तुम तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझे सताने के लिए तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में मेरे लिए बहुत सारा प्यार। तो क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है और तुम्हें मानना ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? देखो नेहा, मैं वो सब तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। और अब बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम भी ये बात अच्छे से समझ लो और हो सके तो मुझसे दूर रहो। इतना बोलकर राज वहां से जाने लगा। पर नेहा अभी भी वैसे ही खड़ी थी। उसकी तो मानो जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी, जिसे वो इतना प्यार करती थी, जिसके साथ जीने के उसने सपने देखे थे। आज वो उसका बचपन का प्यार उसे ठुकरा कर चला गया। नेहा के तो मानो सारे होश ही खो गए थे। जाते जाते राज भी रुक गया था और मुड़कर नेहा को ही देख रहा था। आज दर्द तो उसे भी बहुत हो रहा था। आखिर आज उसने उस लड़की का दिल दुखाया था, जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। पर वो मजबूर था। थोड़ी देर बाद नेहा वहां से उठी और रोते हुए अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद राज भी अपनी कार लेकर निकल गया। बस ये आखिरी बार था जब नेहा और राज मिले थे। इस दिन के बाद आज 4 साल हो गए थे, लेकिन राज की नेहा से कोई बात नहीं हुई थी। बस उसे इतना पता चला कि नेहा अपनी मेडिकल की आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जा चुकी है। इन दोनों के बीच जो भी हुआ वो आरव के सिवाय और किसी को नहीं पता था। राज आज भी नेहा से उतना ही प्यार करता था और रात में घंटों तक उसकी तस्वीर देखता रहता, लेकिन कभी नेहा को एक बार भी कॉल नहीं किया। आरव अपने दोस्त की हालत समझ रहा था। उसने कई बार राज को समझाने की भी कोशिश की थी कि वो एक बार नेहा से बात कर ले, शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन राज मानने को तैयार ही नहीं था। अब तो आरव की भी नेहा से कोई बात नहीं होती थी,
क्योंकि राज से दूर होने के बाद नेहा ने आरव से भी बात करना कम कर दिया था। उस दिन के बाद राज कभी शिमला नहीं गया। जब बाकी सब जाते तो वो बहाना बना के टाल देता था। लेकिन आज उसे आरव मजबूर कर रहा था शिमला आने के लिए। शाम के वक्त राज और आरव घर आ चुके थे और आते ही दादी जी ने दोनों को जल्दी से अपनी पैकिंग करने के लिए कह दिया था। राधा जी ने बताया कि सब लोग शिमला जाने के लिए तैयार हैं और अपना अपना सामान पैक करने में लगे हुए हैं। वो दोनों ही बहुत खुश नजर आ रही थी। राज बस उन्हें देख ही जा रहा था। ठीक है, मैं कल सुबह सबके जाने की तैयारी करता हूँ, आरव ने कहा तो राधा जी ने उसे रोकते हुए बोला, अरे फिर तू अपना सामान कब पैक करेगा? अरे बहू, क्या तुम भी अब तो इसकी बीवी आ गई है ना, तो इसे फिक्र करने की क्या जरूरत है, वो सब संभाल लेगी। तू अभी जल्दी किचन में चल, सबके लिए नाश्ता तैयार करना है। दादी ने बोला तो राधा जी ने भी मान लिया। आरव बस उनकी बात सुनकर चुप रहा। वो तो जानता ही था कि पिया उसका सामान पैक नहीं करने वाली। खैर, उसने रोनित को कॉल करके सबके लिए फ्लैट की टिकट्स बुक करने के लिए कह दिया। जब राधा जी ने राज को शांत खड़े देखा तो उन्होंने उसे टोका, क्या हुआ राज, ऐसे क्यों खड़े हो? अपना सामान पैक नहीं करना क्या? तुम हमारे साथ आ रहे हो ना? लेकिन राज के बदले आरव ने जवाब दिया, हाँ माँ, वो जरूर आएगा। तो राज ने भी जवाब दिया, हाँ बड़ी माँ, वो मैं बस सोच रहा था कि क्या पैक करूँ। तभी मैं तुमसे कहती हूँ कि तू भी शादी कर ले, फिर तेरा ख्याल भी तेरी बीवी रखा करेगी। पर नहीं, मेरी तो सुननी ही नहीं है तुम्हें, दादी ने डांटते हुए कहा। क्या दादी, आप भी फिर से शादी की बात? अब जाने दो ना, और वैसे भी मेरा ख्याल रखने के लिए आप सब हो ना। हाँ हाँ, हम सब तो है ही। तू रुक थोड़ी देर, मैं किचन में थोड़ा काम देख लूं, फिर आती हूँ तेरे पास तेरी पैकिंग में मदद करने। राधा जी ने राज को बताया और किचन की तरफ चली गई। राज भी अपने कमरे में चला गया और आरव भी रोनित से बात करके अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब आरव पहुंचा तो पिया कमरे में ही थी और अपना सामान निकाल रही थी। जब आरव ने पिया के पास 3 बड़ी बड़ी बैग्स पड़ी हुई देखी तो वो शॉक्ड हो गया। हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं वहाँ, हमेशा हमेशा के लिए नहीं जा रहे, जो तुम इतना सब सामान ले रही हो। पता है मुझे, पिया ने आरव की तरफ देखे बिना ही जवाब दिया। अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो थोड़ा साइड हो जाओ, मुझे भी अपना सामान पैक करना है। पिया बोली, हाँ तो मैंने कहाँ आपको रोका है? आरव बोला, तुम अलमारी के सामने से हटोगी तो मैं अपना सामान लूंगा ना। पिया बिना कुछ बोले ही अलमारी के सामने से हट गई और बेड पे जाके बैठ गई और अपना काम करने लगी। जब आरव ने अपना सामान लेने के लिए अलमारी खोला तो वो हैरान रह गया, अरे यहाँ पर मेरे कपड़े हुआ करते थे, सब कहाँ गए? सच सच बताओ, तुमने चुराए हैं ना? आरव पिया की तरफ शक नजरों से देखने लगा तो पिया भी उसे घूर कर देखने लगी। भला मैं क्यों चुराऊंगी आपके कपड़े, मुझे उसका क्या करना है? बोलने से पहले सोच तो लीजिए। तो फिर मेरे कपड़े कहाँ गए सारे? वो नीली वाली बैग है ना, उसमें रखे हैं आपके कपड़े और बाकी जरूरत का सामान भी। आरव अब और ज्यादा शॉक्ड हो गया, तुमने मेरा सामान क्यों पैक किया और कैसे पैक किया? तुम्हें कैसे पता मुझे क्या चाहिए? अब इतने दिनों से आपके साथ रहती हूँ तो इतना तो पता चलता है मुझे, और वैसे भी मुझे लगा कि आपको ऑफिस से आने में देर हो जाएगी तो मैंने आपका भी सामान पैक कर लिया। आप देख लीजिए एक बार, अगर कुछ रह गया हो तो। इतना बोलकर पिया ने फिर कहा, आप सब देख लीजिए, मैं नीचे किचन में जा रही हूँ माँ की मदद करने। इतना बोलकर पिया नीचे जाने लगी। सुनो, पर आरव ने उसे रोक लिया। आरव के रोकने पर पिया ने उसे मुड़कर देखा तो आरव ने धीरे से कहा, थैंक यू। आरव के मुंह से थैंक यू सुनकर पिया मुस्कुरा दी और कोई बात नहीं कहकर नीचे चली गई। आरव ने भी अपना सामान देख लिया और फिर अपना लैपटॉप लेके बेड पर बैठ गया। अब वो काफी दिन के लिए ऑफिस नहीं जाने वाला था तो बहुत सारा काम था उसके पास जो उसे खत्म करना था। पिया भी नीचे रसोई में आ गई। जब राधा जी ने उसे देखा तो उनसे पूछने लगी, अरे पिया, तुम यहाँ क्यों आई? सारी तैयारी कर ली कल के लिए? हाँ माँ, सब हो गया है, इसलिए नीचे चली आई आपकी मदद करने। राधा जी ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। तुम यहाँ सब देखो ना, मैं तब तक ऊपर राज के पास जाती हूँ। मुझे पक्का यकीन है उसने अभी तक कुछ भी पैक नहीं किया होगा। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं यहाँ सब देख लूंगी। फिर राधा जी राज के पास चली गई।
राज अभी भी वैसे ही बेड पे बैठा था और अपना फोन देख रहा था। पता ही था मुझे कि ऐसे ही बैठा होगा तू, राधा जी ने अंदर आते हुए कहा और उन्हें देख राज ने अपना फोन साइड पर रख दिया। चल अब उठ, फोन छोड़ और मेरी मदद कर। राज और राधा जी मिलकर पैकिंग करने लगे, पर राधा जी कब से देख रही थी राज को और उन्हें समझ आ रहा था कि आज राज कुछ उदास लग रहा है, तो उन्होंने उसको अपने पास बैठाया और प्यार से पूछा, अब तुम ये तो जानते ही हो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तो अब मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ है तुम्हें? इतने उदास क्यों हो बच्चा? क्या कुछ नहीं हुआ है? बड़ी माँ, लगता है आपको गलतफहमी हो रही है। अब क्या अपनी माँ से छुपाओगे तुम? राधा जी की बात सुनकर राज की आंखें नम हो गई और उसने राधा जी गोद में सर रख दिया। पता नहीं माँ, बहुत तकलीफ हो रही है। आज ऐसा लग रहा है कि बहुत अकेला हो गया हूँ। बस थोड़ा सा काम का टेंशन है। राज ने उनसे सच बात छिपाई, लेकिन वो नेहा के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता था। राज की बात सुनकर राधा जी ने थोड़ी देर उससे बातें की और राज उनकी गोद में ऐसे ही सो गया। तभी साक्षी वहां आ गई। मम्मा, मम्मा कहाँ हो आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। वो मेरी पिंक ड्रेस। लेकिन राज को ऐसे सोता हुआ देख वो वहीं रुक गई। राधा जी ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने राज को ठीक से सुला दिया और साक्षी को लेके बाहर आ गई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? वो माँ, मेरी नई पिंक ड्रेस नहीं मिल रही है। और ये राज भाई को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस उसकी पैकिंग कर रहे थे और ड्रेस तेरी वही है, तेरी अलमारी में, ठीक से देख। फिर साक्षी और राधा जी वापस अपने अपने कमरे में चले गए। पिया जब सारा काम देखकर अपने कमरे में आई तो आरव वैसे ही लैपटॉप लेकर बेड पर बैठे बैठे ही सो गया था। जब पिया ने उसे देखा तो वो मुस्कुराने लगी। आरव सोते हुए छोटे बच्चे जैसा क्यूट लग रहा था। सोते हुए कितने मासूम दिखते हैं ये, किसी बच्चे की तरह, लेकिन जब जाग रहे होते हैं तब खरगोश कहीं के। और पिया अकेले ही हंसने लगी। उतने में आरव ने नींद में ही हल्की सी करवट ली तो पिया ने एकदम से डर के अपने मुंह पे हाथ रख दिया, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई। पर जब उसने देखा कि आरव पूरी तरह से गहरी नींद में है तो उसने आरव का लैपटॉप धीरे से लिया और बंद करके रख दिया। फिर आरव को थोड़ा ठीक से सुलाकर उसे चादर ओढ़ा दी और खुद भी सोफे पर जाकर सो गई। अगली सुबह सब लोग शिमला के लिए निकलने वाले थे। सब लोग अपनी अपनी तैयारी करके आराम से सो गए थे। सब लोग काफी उत्सुक थे घूमने के लिए, सिवाय आरव और राज को छोड़ के। अगले दिन सुबह सब लोग अपना अपना सामान लेकर हॉल में आ गए थे और जाने के लिए तैयार थे, लेकिन राज अभी तक नहीं आया था। तो अविनाश जी ने साक्षी से कहा कि वो राज को बुलाया है। आरव उस वक्त किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने सुन लिया कि राज अभी तक नहीं आया है, तो उसने साक्षी को रोक दिया और खुद उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में गया। आरव जब राज के कमरे में गया तो राज बालकनी में खड़ा था और किसी ख्यालों में खोया हुआ था। आरव ने उसे आवाज लगाई तो राज का ध्यान टूटा। राज, चल नीचे, सब लोग वेट कर रहे हैं तेरा, सब तैयार है। राज ने आरव की बात सुनी तो वो मुंह करते हुए अपना बैग उठाने लगा, तो आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। जानता हूँ कि तू नेहा के बारे में सोच रहा है, मैं जानता हूँ तू इतना समझदार है कि तू अपने फैसले खुद ले सकता है, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ। फिर आरव ने थोड़ा रुकते हुए राज की आंखों में देखते हुए कहा, एक बार नेहा को सब सच बता दे, उसे अपने दिल की बात बता दे, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। राज ने उसे हाँ में जवाब दिया और दोनों नीचे आने लगे। वैसे तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुझे तो पता ही है ना कि नेहा अपनी पढ़ाई के लिए लंदन गई है, तो वो वहाँ हमें नहीं मिलने वाली, तो अब ज्यादा मत सोच। राज ने उसकी बात सुनी और वो फिर से नेहा के बारे में सोचने लगा। वो भी जानता था कि वहाँ उसे नेहा नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी शिमला में ऐसा बहुत कुछ था जहाँ उन दोनों की बहुत सारी यादें थी। खैर, आरव राज को लेके आ गया और सब लोग शिमला जाने के लिए निकल गए। पहले गाड़ी से एयरपोर्ट तक गए और फिर फ्लाइट में बैठ गए। लंबे सफर के बाद आखिरकार वो लोग शिमला पहुंच ही गए और एयरपोर्ट पर पहले से ही उनके ड्राइवर उन्हें लेने पहुंच चुके थे। सब लोग कार में बैठ गए और फार्म हाउस जाने के लिए निकल गए। साक्षी, पिया और आरव एक ही कार में थे। साक्षी जानबूझकर आगे की सीट पर बैठ गई थी
जिससे आरव और पिया पीछे साथ बैठ सके। राज, अविनाश जी, राधा जी और दादाजी दूसरी कार में थे। सब लोग सफर का मजा ले रहे थे। पिया भी खिड़की के बाहर खूबसूरत नजारे को जी रही थी। वो पहले कभी ऐसे घूमने के लिए नहीं गई थी। जब छोटी थी तब उसके मम्मी पापा के साथ जाया करती थी। बस आरव तो कार में भी अपना लैपटॉप खोले बैठा था और काम कर रहा था। पिया को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि वो घूमने आए हैं, वहां भी काम कर रहा है, लेकिन वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी। पर साक्षी ने जैसे अपनी भाभी की दिल की बात सुन ली हो, वैसे आरव से कहने लगी, क्या भाई आप भी, हम यहाँ घूमने आए हैं और आप यहाँ भी अपना काम लिए बैठ गए हो, ये तो बहुत गलत बात है। साक्षी मुंह बनाने लगी तो आरव ने उसकी बात मानकर लैपटॉप साइड में रख दिया और इधर उधर देखने लगा। जैसे ही आरव की नजर पिया पर पड़ी, वो उसे देखता ही रह गया। पिया खिड़की के बाहर के नजारों को पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी और तेज हवा से उसके बाल बार बार उसके चेहरे के आगे आ जाते थे। तो उसने अपनी पर्स से एक हेयर बैंड निकाली और अपने बाल बांधने लगी। तो उसे ऐसे करता देख आरव के मुंह से अचानक ही निकल गया, मत बांधो, खुले बाल अच्छे लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर पिया और साक्षी दोनों उसे देखने लगे। पिया को अंदाजा नहीं था कि आरव उसे देख रहा है। दोनों को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए जब आरव ने देखा तो उसने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली और बाहर देखने लगा। पिया तो कुछ समझ ही नहीं रही थी, पर साक्षी हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। लगता है भाई को भाभी पसंद आने लगी है और शायद धीरे धीरे प्यार भी हो जाए। अब तो कुछ भी हो जाए, इस शिमला की ट्रिप में इन दोनों को मिलाना ही है। अपने दिमाग में इन दोनों को साथ लाने के प्लानिंग बनाते हुए घर कब आ गया साक्षी को पता ही नहीं चला। शाम 7 बजे शिमला फार्म हाउस, सब लोग फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे। यहाँ के फार्म हाउस का पूरा ध्यान रामू काका और उनकी पत्नी रखते थे। वो दोनों यहीं रहते थे और घर का ख्याल रखते थे। ये दोनों परिवार के सदस्य की तरह ही थे। बचपन में साक्षी, आरव और राज इनके साथ खूब खेला करते थे और काकी इन्हें टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाती थी। जब वो लोग घर पहुंचे तो रामू काका और काकी दोनों इनके स्वागत के लिए तैयारी करे थे। सब लोग यहाँ आकर बहुत खुश थे। आरव को भी यहाँ बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो भी बहुत खुश था। सब लोग अंदर आए। काकी ने सबसे कहा कि वो सब अच्छे से फ्रेश हो जाए। सबके कमरे एकदम तैयार है और खाना भी जल्दी तैयार हो जाएगा, तो सब खाने के लिए नीचे आ जाए। उनकी बात सुनकर साक्षी ने कहा, काकी आज तो आपको अपनी स्पेशल डिश छोले कुलचे बनानी होगी। कितने वक्त से नहीं खाया है और आपके जैसा तो कोई नहीं बना सकता। उसकी बात सुनकर काकी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ लाडो, मुझे पता है, इसलिए पहले से तैयारी करके रखी है मैंने, अभी बन जाएगा गर्म गर्म। उनकी बात सुनकर सब हंसते। छोले कुलचे का नाम सुनकर आरव और राज के मुंह में भी पानी आ गया। ठीक 8 बजे डाइनिंग टेबल पर मिलने का तय करके सब अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। सबका सामान पहले से ही पहुंच चुका था उनके कमरों में। पिया भी आरव के पीछे पीछे जा रही थी। वो तो यहाँ पहली बार आई थी और इतना बड़ा और आलीशान घर देखकर वो सोच रही थी कि कहीं इस घर में वो खो न जाए। वो दोनों भी अपने कमरे में पहुंच चुके थे। आरव तो सीधा जाके बिस्तर पर लेट गया और पिया बैग से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चल दी, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैर वहीं जम गए। दरअसल जब इस फार्म हाउस का रिनोवेशन हुआ था, तब आरव की शादी तय हो चुकी थी, तो उसने उसी हिसाब से अपने कमरे का डिजाइन पसंद किया था और स्पेशली अपने कमरे का बाथरूम ट्रांसपेरेंट बनवाया था। अब दिखने में भले ही खड़ूस हो, मगर आरव था बड़ा ही रोमांटिक टाइप कलर का। बस इस वक्त थोड़ा सा उलझा हुआ था और उसी उलझन में वो बिल्कुल भूल चुका था बाथरूम की इस डिजाइन के बारे में। अब पिया वहीं खड़ी खड़ी बाथरूम को देख रही थी। अब सीधी बात है, वो यहाँ कैसे नहा सकती थी, और इस वक्त आरव को पूछने में भी उसे शर्म आ रही थी। पर क्या कर सकते हैं, बाथरूम वैसे तो थोड़ा सा कॉर्नर में था, तो बेड से दिखाई नहीं देता था। लेकिन काफी वक्त तक जब आरव ने पिया को ऐसे ही खड़े देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या, ऐसी क्यों खड़ी हो, जल्दी करो फिर मुझे भी नहाना है। आरव की बात सुनकर भी पिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे तो शर्म आ रही थी। वो सोच रही थी कि क्या बताए और क्या करे।